हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और हम देखेंगे कि सीटेट उर्दू पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और हमें किस तरह के सवाल को हल करना है या कैसे हल करना है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों इसी तरह के। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। तो सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसे पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। ऑप्शन 1, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ऑप्शन 2, घर और उसके आसपास होना चाहिए, आसपास बड़ों की बातों को सुनना। ऑप्शन 3, गली कूचों में बैठना। ऑप्शन 4, बच्चों को किसी बात को याद करने को बोलना। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। तो ये घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, ये बच्चों के इक्तिसाब में, ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है। यानी कि लोग अपने घर से ही, मतलब घर से सीखते हैं कि बड़े से कैसे बात करनी है और किस अंदाज में कैसे बात करनी है, उर्दू बात करनी है या अपने ज़बान में बात करनी है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसे पूछा गया कि सौतियाती आगही ज़बान आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। ये सौतियाती आगही ज़्यादातर किससे मुताल्लिक़ होती है। ऑप्शन 1, सुनने से। ऑप्शन 2, बोलने से। ऑप्शन 3, लिखने से। ऑप्शन 4, पढ़ने से। तो दोस्तों, सौतियाती मतलब होता है, सौत मतलब होता है आवाज़, ठीक है, सौत मतलब आवाज़ होती है। तो सौतियाती आगही ज़्यादातर सुनने से मुताल्लिक़ होती है। किससे? सुनने से, सौतियाती आगही आवाज़। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा गया कि ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। अब किससे? ऑप्शन 1, नकल के ज़रिए से। ऑप्शन 2, तफसीली वजाहत के ज़रिए से। ऑप्शन 3, अलग थलग। ऑप्शन 4, तीनों के ज़रिए से। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। किससे? तो ये तफसीली वजाहत के ज़रिए से ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। यानी कि तफसीली वजाहत, किसी चीज़ को बताएं तो एकदम तफसील के साथ वजाहत करके बताएं, ताकि उसको कई तरह से हम ज़बान ऐड करके बताएं कि इस ज़बान से नहीं समझ पाए तो उस ज़बान से समझ आए। तो उस तरह के हम तफसीली वजाहत के ज़रिए से ज़बान की महारतों की तदरीस हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 3 का। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को कहना हो कि ज़मीन का मुतज़ाद लिखें, तो ज़मीन का मुतज़ाद अक्सर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, मतलब 1-2% होंगे बच्चे जो समझ पाएंगे, तो नहीं समझेंगे। तो इसको हम समझाएंगे उल्टा बोलें, फिर अपोजिट कर दें, अंग्रेज़ी ज़बान में बोल दें कि अपोजिट, उल्टा बोल दो, है ना। तो इस तरह करके हम समझाएं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल अर्ज का मुतज़ाद चुनें। ये अर्ज जो है, अर्ज का मुतज़ाद चुनें कि अर्ज का मुतज़ाद क्या आता है। ऑप्शन 1, ज़मीन। ऑप्शन 2, गर्ज। ऑप्शन 3, समा। ऑप्शन 4, आसमान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल अर्ज का मुतज़ाद चुनें। तो अर्ज मतलब होती है क्या? अर्ज मतलब ज़मीन। अर्ज मतलब होता है ज़मीन, लेकिन इसका हम मुतज़ाद चुनेंगे कि इसी के हूबहू हो अर्ज। तो अर्ज के अपोजिट क्या आते हैं? तो समा। अर्ज और समा सुने होंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि प्रकाश नाम का एक लड़का जो कि कुन ज़हन है, आप मुअल्लिम की हैसियत से क्या करेंगे। ये प्रकाश नाम का एक लड़का है जो कि आपकी क्लास में है, तो वो जो कि वो कुन ज़हन है, मतलब कि वो कुन ज़हन मतलब बहुत ही ये है, पढ़ने में पीछे है, कुन ज़हन है, आप मुअल्लिम की हैसियत से क्या करेंगे। ऑप्शन 1, उसको
सहल अंदाज में दर्स देंगे और मज़ीद तवज्जो देंगे, ऑप्शन 2। उस पर कम तवज्जो देंगे, ऑप्शन 3। उसको सबसे पीछे बैठने को कहेंगे, ऑप्शन 4। उसको अलग से दर्स देंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रकाश नाम का एक लड़का जो है, जो कि कुंद जैन है, यानी भोतर है, यानी कि पढ़ने में बहुत ही कमतर है। तो आप मौलम की हैसियत से क्या करेंगे, तो मौलम की हैसियत से आप क्या करेंगे, उसको सहल अंदाज में दर्स देंगे और मज़ीद तवज्जो देंगे। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। क्योंकि अगर वो ज़्यादा पढ़ने में लिखने में कम है तो उस पर हम मज़ीद तवज्जो देंगे और उसको सहल अंदाज में, आसान अंदाज में, कि वो जितना कि समझ सके, आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि इस जहान में कुछ भी ... नहीं है, जुमला मुकम्मल करें। इस जहान में कुछ भी अब क्या होनी चाहिए, ऑप्शन 1 आर्जी नहीं है, ऑप्शन 2 तकलीफ नहीं है, ऑप्शन 3 अबदी नहीं है, ऑप्शन 4 मोतबर नहीं है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का बहुत ही आसान सवाल है कि इस जहान में कुछ भी अबदी नहीं है। ठीक, अबदी मतलब हमेशगी वाली, अबदी बोलते हैं हमेशगी। ठीक, हमेशगी वाली, यानी कि इस जहान में कोई भी अबदी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 6 का। क्योंकि अबदी बोलते हैं हमेशगी वाले, तो हमेशगी की ज़ात सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि दर्ज झेल माजी की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ये माजी जो है, माजी की कितनी किस्में हैं। ज़माना की किस्में तो हम पढ़ चुके थे कि ज़माना की 3 किस्में हैं, जो कि माजी, हाल, मुस्तकबिल है। यानी कि माजी पास्ट को कहते हैं, और हाल जो है प्रेजेंट हो गया, और मुस्तकबिल जो हो गया वो फ्यूचर हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है दर्ज झेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 6 किस्में, ऑप्शन 2 3 किस्में, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 2 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो माजी की मात्र 6 किस्में हैं, माजी की 6 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल कहाँ का इलाका पहाड़ी है, वाज़ेह करें। दर्ज झेल कहाँ का इलाका पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी इलाका है। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र का, ऑप्शन 2 बिहार के इलाका पहाड़ी है, ऑप्शन 3 केरला का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल कहाँ का इलाका पहाड़ी है। तो वो केरला का जो है ना, केरला का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल माजी शक्किया की मिसाल चुनें। दर्ज झेल ये माजी शक्किया जो है, माजी शक्किया की मिसाल चुनें। ऑप्शन 1 मुस्कान पागल है, ऑप्शन 2 जुनैद पढ़ रहा है, ऑप्शन 3 तुम जाओगे, ऑप्शन 4 शायद वो बीमार होगा। दोस्तों सवाल नंबर 9 में जो है कि माजी शक्किया की मिसाल चुनें कि माजी शक्किया कौन सी है, उसकी मिसाल कौन सी है। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जिसमें माजी शक्किया उसको कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में या किसी काम के बारे में शक पाया जाए कि हाँ उसमें वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन हमारा शक पाया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है, ये ऑप्शन 4 में शक पाया जा रहा है कि शायद वो मारा होगा, शायद वो मारा होगा। तो हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। क्योंकि जिसमें शक पाया जाता है ना उसी को माजी शक्किया कहते हैं। और ये माजी की जो 6 किस्में हैं, माजी की जो हम ऊपर सवाल में गुजर चुका कि माजी की कितनी किस्में हैं, तो माजी की 6 किस्में हैं। तो माजी की 6 किस्मों में से एक किस्म है कौन, माजी शक्किया। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में रुबाई किसे कहते हैं, निशानदेही करें। ये रुबाई जो है, रुबाई किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 एक मिसरों को रुबाई कहते हैं, ऑप्शन 2 4 मिसरों वाले शेर को रुबाई कहते हैं, ऑप्शन 3 2 मिसरे वाले शेर को रुबाई कहते हैं, ऑप्शन 4 5 मिसरों वाले शेर को रुबाई कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 में है जब पूछा कि गज़ल में रुबाई किसे कहते हैं, तो दोस्तों रुबाई मतलब होता है, ये अरबी लफ्ज़ होता है, ठीक है। अरबा मतलब होता है 4, अरबा का मतलब होता है 4, जो कि इस तरह लिखाएगा, अरबा मतलब होता है 4। तो इसी से रुबाई निकला है, रुबाई। तो रुबाई जो निकला है, तो रुबाई मतलब दोस्तों 4 मिसरों वाले शेर को रुबाई कहते हैं।
रुबाई जो कहते हैं वो 4 मिसरे के होते हैं जिसको हम रुबाई कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया दोस्तों कि केरला का खास त्यौहार कौन सा है। ये केरला जो है, केरला का खास त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन 1 ओनम, ऑप्शन 2 डांडिया, ऑप्शन 3 दशहरा, ऑप्शन 4 क्रिसमस। तो साथियों सवाल नंबर 11 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि केरला का खास त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों केरला जो है, तो केरला का खास त्यौहार जो है वो ओनम है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का, क्योंकि वहाँ पर जो ओनम नाम का एक खास त्यौहार होता है वो बहुत ही मखसूस त्यौहार है केरला का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया दोस्तों कि साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। अब किस चीज़ को रोका है। ऑप्शन 1 खुश्क साली को रोका है, ऑप्शन 2 कहत साली को रोका है, ऑप्शन 3 बारिश को रोका है, ऑप्शन 4 लाचारी को रोका है। लाचारी को रोका है, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 में जो पूछा गया कि साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए किस चीज़ को रोका है। तो दोस्तों ये कहत साली जो होता है ना, कहत साली, तो ये साइंस ने जो है ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोक रखा है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल इल्म की जमा का इंतखाब करें। ये इल्म जो है, इल्म की जमा का इंतखाब करें कि इल्म की जमा क्या आते हैं। ऑप्शन 1 उलूम, ऑप्शन 2 इल्म, ऑप्शन 3 इल्मो, ऑप्शन 4 अवालिम। तो साथ ही सवाल नंबर 13 भी बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल इल्म की जमा का इंतखाब करें। तो इल्म की जमा होती है उलूम, इल्म की जमा उलूम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 इसे पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। दर्ज झेल इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। इसमें अलम एन पर ज़बर, ठीक है, फतहा। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 3 किस्में, ऑप्शन 2 7 किस्में, ऑप्शन 3 5 किस्में, ऑप्शन 4 8 किस्में। तो साथ ही सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल अलम की कितनी किस्में हैं। तो अलम की मात्र 5 किस्में हैं। अलम की 5 किस्में हैं, उसी में लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, ये सब उसी के किस्में हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि कैसी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। वाज़ेह करें, यानी कैसी ज़मीन पर पौधा जो है जिंदा नहीं रह सकता। ऑप्शन 1 पथरीली ज़मीन पर, ऑप्शन 2 रेतीली ज़मीन पर, ऑप्शन 3 गीली ज़मीन पर, ऑप्शन 4 सूखी ज़मीन पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि कैसी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है सूखी ज़मीन पर, है ना। सूखी ज़मीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सूखी ज़मीन मतलब किसी चीज़ के काम के लायक नहीं होती पौधों के में, मतलब दरख्त में, बागबानी में, खेती वगैरह करने में। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि असबाक याद करने का सबसे अहम तरीका कौन सा है। असबाक याद करने का सबसे अहम तरीका कौन सा है। असबाक होते हैं, असबाक जो है ये सबक की जमा है, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि सबक जो होता है, सबक की जमा असबाक आते हैं। तो असबाक याद करने का सबसे अहम तरीका कौन सा है बच्चों के लिए। ऑप्शन 1 क्लास में याद करना, ये असबाक याद करने का अहम तरीका है। ऑप्शन 2 क्लास से कुछ देर पहले याद करना, यानी कि सुनाने से पहले। ऑप्शन 3 याद करने के बाद दोहराना और दोस्तों में सवाल करना। ऑप्शन 4 एक मरतबा पढ़ लेना और याद कर लेना। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 में तो हो ही नहीं सकता कि एक बार पढ़ लें याद हो गया। वो जो आला मतलब के दर्जे के जो जिनका IQ लेवल तेज़ होगा, जिसका जहन मतलब बहुत ही तुंद होगा, वही इंसान ऐसा कर सकता है कि एक मरतबा पढ़ लेगा और याद कर लेगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि असबाक याद करने के लिए सबसे अहम तरीका कौन सा है। तो सबसे अहम तरीका ऑप्शन 3 वाला है कि याद करने के बाद दोहराना। याद करने के बाद क्या करेंगे, दोहराएंगे और दोस्तों में सवाल करेंगे, आपस में तकरार करेंगे कि हाँ, आपस में तकरार करेंगे कि फ़लाना शख्स कहाँ है, और फिर क्या कहते हैं बिहार जो है, बिहार की राजधानी कहाँ है, और फिर इस तरह पूछेंगे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। इस तरह आपस में तकरार करने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल हाफिज़ की जमा क्या होगा। ये हाफिज़ जो है, हाफिज़ की जमा क्या होगा। ऑप्शन 1 हाफिज़ें, ऑप्शन 2
हिफ़ाज़ ऑप्शन 3, हिफाजत ऑप्शन 4, हिफ्ज़। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का आसान सवाल है कि दर्ज झेल है। हाफिज़ की जमा क्या आएगा? तो हाफिज़ मतलब याद करने वाला, और हाफिज़ की जमा हुफ़ाज़ आते हैं। हुफ़ाज़ तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 17 का। और ये हुफ़ाज़ एक ही नहीं बल्कि ये हाजी जो होता है, एक ठो हाजी इस तरह का, हाजी का भी, हाजी की जमा भी होगा क्या? तो हुज्जाज होंगे, ठीक है, हुज्जाज। हाजी की जमा जब आएंगे तो हुज्जाज आएंगे। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। तो चलिए दोस्तों, नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा, नाज़रीन से जो नाज़रीन अब तक बने रहे हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि बागबानी करते वक्त क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? यानी कि बागबानी करते वक्त, बाग वगैरह लगाने के वक्त क्यारियाँ जो होती हैं कैसी बनानी चाहिए? ऑप्शन 1 बहुत करीब बनानी चाहिए, ऑप्शन 2 थोड़ी दूरी पर बनानी चाहिए, ऑप्शन 3 टेढ़ी बनानी चाहिए, ऑप्शन 4 सीधी और सलीके से बनानी चाहिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया कि बागबानी करते वक्त क्यारियाँ कैसी बनानी चाहिए? तो दोस्तों क्यारियाँ जो बनानी चाहिए वो सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, सीधी और सलीके से बनानी चाहिए, ताकि वो बागबानी करने में आसानी हो और बाग को मतलब पौधों को उगने में बहुत ही आसानी हो। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल बका का मुतजाद क्या होगा? दर्ज झेल ये बका जो है, बका का मुतजाद क्या होगा? ऑप्शन 1 ज़िंदगी, ऑप्शन 2 फना, ऑप्शन 3 सिला, ऑप्शन 4 हया। तो साथ ही सवाल नंबर 19 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल बका का मुतजाद क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा बका का? तो बका का मतलब हम समझ लेते हैं कि बका कहते किसको है। बका कहते हैं उस ज़िंदगी को जहाँ कोई गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, वो हमेशगी वाली ज़िंदगी जिसको बका कहते हैं। यानी कि जो इंसान मर जाता है, यहाँ से मुंतकिल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो जहाँ वो जाता है उसी को बका कहते हैं। मैदान महशर को, रोज़े क़यामत को, है ना, जो वहाँ अबदी वाली ज़िंदगी है उसी को बका कहते हैं। तो इसकी अपोजिट क्या आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा? तो बका कहते हैं आखिरत को, तो जो फ़ानी है उसको हम, इसको अपोजिट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, फ़ना जो है ऑप्शन 2, ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। क्योंकि बका मतलब आखिरत है और फ़ना तो ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, आर्जी है, कम ही दिन के लिए। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसे पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल कुन्नियत कौन सा है, इंतखाब करें। दर्ज झेल कुन्नियत जो है कौन सा है, इंतखाब करें कि इसमें कुन्नियत कौन सा है चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन 1 जमशेद, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा, ऑप्शन 3 अबुल कासिम, ऑप्शन 4 पप्पू। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कुन्नियत कौन सा है, इंतखाब करें। तो दोस्तों कुन्नियत के बारे में समझ लेते हैं कि कुन्नियत कहते हैं उसको, जे मतलब कुन्नियत उसको कहते हैं जिसके लड़के को है, एक लड़का है जिसका नाम कासिम है या कुछ भी जाफ़र हो, तो उसके अब्बू को पुकारेंगे उस लड़के के नाम लेकर कि ए फलाने के लड़के, ए पप्पू के लड़के, ए शाहिद के लड़के। तो अब्बू को जो पुकारेंगे, तो अबू मतलब वालिद होता है, ठीक है, वालिद होता है, तो अबू वालिद हो गया। और यहाँ पर लड़के का नाम देंगे, लड़के का नाम दे देंगे, जैसे कि शाहिद है, ठीक है, ये शाहिद है, तो शाहिद है, तो ये वालिद का नाम अबू हो गया, और शाहिद ए अबू, शाहिद मतलब ए शाहिद के अब्बू, ठीक है, ए शाहिद के अब्बू कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है कि अबुल कासिम, ए कासिम के अब्बू, यानी कि लड़के का नाम कासिम है और उसके अब्बू को पुकारा जा रहा है, कहीं बाजार में कहीं मिल गए, लेकिन ए कासिम के अब्बू, यानी कि उसके अब्बू का नाम पता नहीं है लेकिन उसके लड़के का नाम पता है। तो जिस लड़के के नाम से पुकारा जाता है कि ए अबुल कासिम, तो उसको कुन्नियत कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इससे पूछा गया कि बागबानी किस तरह का काम है। ये बागबानी जो है ये किस तरह का काम है। ऑप्शन 1 आराइश और ज़ेबाइश का काम, ऑप्शन 2 मेहनत से भरपूर काम है, ऑप्शन 3 मुश्किल काम है, ऑप्शन 4 सजावट और मीनाकारी का काम है। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का जब पूछा गया कि बागबानी किस तरह का काम है, तो दोस्तों बागबानी जो होती है, बागीचा लगाए जाते हैं, फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अपने गार्डन में, अपने छतों पर, अपने मैदान में, अपने घरों में जो सजाते हैं, तो वो दोस्तों आराइश और ज़ेबाइश का काम है, ठीक है, आराइश का और ज़ेबाइश का काम है। इससे हमारे गार्डन, इससे हमारे घर और
हमारे मैदान, हमारे छत थोड़ा सा खूबसूरत दिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 21 का, क्योंकि बागबानी ये आराइशों और ज़ेबाइश का काम है। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। यानी कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तसाब में, ठीक है, ज़बान के इक्तसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। ऑप्शन 1 घर, ऑप्शन 2 क्लास, ऑप्शन 3 सोशल मीडिया, ऑप्शन 4 साथी। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में से कौन से ज़बान के इक्तसाब में से बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। तो ये घर सबसे अहम रोल अदा करता है। ये घर जो होता है वो सबसे अहम रोल अदा करता है बच्चों के लिए, बच्चों के ज़बान के इक्तसाब में, इसलिए कि अगर बच्चे पैदा होते हैं घर ही में, ना कि सोशल मीडिया पर पैदा होते हैं, और ना ही इस बच्चा पैदा होते ही क्लास में चल जाते हैं, और ना ही साथियों तक मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ज़बान के इक्तसाब में जो अहम रोल अदा होता है वो घर के हालात, घर के माहौल, घर की बातें, उससे बच्चों के ज़बान में इक्तसाब का अहम रोल अदा होता है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल ख्याल की जमा क्या होगा। ख्याल की जमा, ठीक है, ख्याल की जमा क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन 1 ख्यालें, ऑप्शन 2 ख्यालात, ऑप्शन 3 ख्यालातें, ऑप्शन 4 ख्यालातों। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल ख्याल की जमा क्या होगा। तो दोस्तों ख्याल की जमा ख्यालात आते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया कि ज़मीन किस मौसम में नम रहती है होना चाहिए, ठीक है, नम रहती है ना, किस मौसम में नम रहती है, वजाहत करें कि ज़मीन किस मौसम में नम रहती है, यानी कि गीली रहती है। ऑप्शन 1 सर्दी के मौसम में, ऑप्शन 2 पतझड़ के मौसम में, ऑप्शन 3 गर्मी के मौसम में, ऑप्शन 4 बरसात के मौसम में। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़मीन किस मौसम में नम रहती है, यानी कि गीली रहती है। तो जाहिर सी बात है, बरसात जब होती है तो चारों तरफ फिर पानी ही पानी है ना, हर जगह पानी ही पानी, तो उसी जाहिर सी बात है बरसात के मौसम में ज़मीन गीली रहती है, नम रहती है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल कौन से राज्य में चाय की खेती ज़्यादा होती है। ये आखिरी सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से राज्य में चाय की खेती ज़्यादा होती है। ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 झारखंड। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 में हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल कौन से राज्य में चाय की खेती ज़्यादा होती है। तो वो आसाम जो है, आसाम में चाय की खेती ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों चलते चलते मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।